समीर के घर से जाते ही अनन्या चुपचाप बेड पर लेट गई। एक सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा था समीर, पर जाते हुए रोज की तरह बस वही रुखा सा पाए। कितनी याद आई थी उसे समीर की, जब वो पिछले महीने गोवा गया था। अनन्या उसका बेसब्री से इंतजार करते हुए उसके दिल में जगह बनाने के तरीके ढूंढती रहती थी। तभी तो इंटरनेट पर वीडियो देखकर खाने की कुछ चीज़ें बनानी भी सीख ली थी उसने। जिस दिन समीर लौटा उस दिन मेड से खाना न बनवाकर अपने हाथों से कोफ्ते और लच्छेदार पराठे बनाए। समीर ने खाना खाने के बाद हल्के से मुस्कुराकर जब थैंक्स बोला तो अनन्या गदगद हो गई। इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि समीर खूब सारी हिदायतें देकर जाएगा, जैसे कि इस बार ज़्यादा याद मत करना, अपने लिए बढ़िया खाना बनवाकर खा लिया करना, रात में देर रात तक जागती मत रहना, वगैरह वगैरह। मगर समीर तो हमेशा की तरह सिर्फ बाय बोलकर टैक्सी में जाकर बैठ गया और फिर मुड़कर भी नहीं देखा। ये सब सोचते हुए अनन्या को नींद आ गई। उसकी नींद मोबाइल की रिंग बजने से टूटी। अभी अभी लैंड हुई है फ्लाइट। समीर का फ़ोन था। ओके, अभी तो कुछ देर लगेगी ना एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। फिर ऑफिस से गेस्ट हाउस तक पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। आपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके गाड़ी तो मंगवा ली थी ना। रात में टैक्सी से जाना रिस्की होता है, ध्यान रखना अपना। अनन्या हमेशा की तरह समीर को लेकर चिंतित हुई जा रही थी। वो दूर गए समीर से बातचीत करने का कोई न कोई बहाना तलाशती रहती थी। हाँ ठीक है कहकर समीर ने फ़ोन काट दिया। अनन्या की रुलाई फूट पड़ी। वो सोचने लगी कि समीर थोड़ी देर और बात कर सकते थे। अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही तो हुए हैं, पर समीर तो लगता है मुझसे बोर हो गए हैं। दिव्या की शादी भी तो हमारी शादी के साथ साथ ही हुई थी। वे तो जैसे अभी तक हनीमून पीरियड पर हैं। उस दिन बाजार में कैसे अपने मियाँ जी के हाथ में हाथ डाले घूम रही थी, और एक मैं हूँ कि दिन रात समीर को खुश करने में लगी रहती हूँ, मगर वो चुपचाप अपनी धुन में मग्न, घर पर भी लैपटॉप लिए ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। अंधेरा घिरते ही अनन्या को उदासी ने पूरी तरह से घेर लिया। उसने अपना ध्यान दूसरी ओर करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप पर जाकर पुराने दोस्तों की ग्रुप चैट खोली। अरे वाह, कल सबने इंडिया गेट पर मिलने का प्रोग्राम बनाया है। कितने दिन बाद सब इकट्ठे होंगे, मस्ती से बीतेगा कल का दिन। अनन्या ये सोचकर खुशी से उछल पड़ी। मैं भी आऊंगी, लिखकर वो अगले दिन पहनने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने चल दी। मैचिंग एक्सेसरीज भी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो खुशी खुशी सो गई। सुबह काम वाली से जल्दी जल्दी काम करवाकर बेहद खुशमन से तैयार होने लगी। ग्रे पैंट के साथ गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप और रूबी का चोकर पहनकर जब वो लिपस्टिक लगाने लगी तो आईने में अपने तप तप करते रूप को देखकर खुद ही फिदा हो गई। मुस्कुराते हुए हाथ में मैचिंग पर्स लिए इंडिया गेट रवाना हो गई। वहां पहुंची तो संजना, मनीष, निवेदिता, सारांश और कार्तिक पहले से ही पहुंचे हुए थे। हाय ब्यूटीफुल, मनीष हमेशा की तरह उसे देखकर हाथ हिलाते हुए बोला। वाह, कौन कहेगा कि तुम मैरिड हो। सारांश उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला। तभी किसी ने पीछे से आकर अपने हाथों से अनन्या की आंखें बंद कर दी। साक्षी, पहचान लिया मैंने। साक्षी के हाथों को अपनी आंखों से हटाती हुई अनन्या खुशी से चहक उठी। साक्षी आंखें फाड़े अनन्या को देखे जा रही थी। अरे यार, मैंने तो शादी के 2 महीने बाद ही वेट पुट ऑन कर लिया। तू कैसे अब तक इतनी स्लिम ट्रिम। संजना भी पीछे नहीं रही, अनन्या की तारीफ करते हुए बोली। ये तो कॉलेज में भी बिजलियां गिराती थी। पता है, सारे हॉस्टल में चर्चा होती थी उत्तराखंड से आई इस लड़की की। हम सब तो इसे डॉल बुलाते थे, मेरी प्यारी सी डॉल। कुछ भी कहकर पुकारो तुम सब इसे, पर मैं तो इसे चुनचुन ही कहता था और वही कहूँगा। संजना की बात पूरी होने से पहले ही नमन आ गया और हमेशा की तरह अनन्या पर दुलार बरसाने लगा। चुनचुन? हाँ यार, कहता तो था तू, पर ये चुनचुन नाम क्यों रख दिया तूने इस डॉल का? संजना उत्सुकता से मुस्कुराती हुई बोली। अरे वो गाना है ना प्यारा सा, चुन चुन करती आई चिड़िया, और ये थी ना छुटकी सी चुन चुन करती चिड़िया। नमन अनन्या का गाल खींचते हुए बोला।
हर बात पर गाना सुनाने का तुम्हारा अंदाज याद है मुझे अभी तक, पर ये आज ही पता लगा कि चुन-चुन नाम भी गाने से चुराया था तुमने। हंसते हुए अनन्या ने नमन की ओर देखकर कहा। फिर अचानक उसे स्वाति की याद आ गई, जो अनन्या के इस नाम से जलकर खूब मजाक उड़ाती थी। दोस्तों को अनन्या के पीछे पीछे घूमते देखकर भी वो जल भुन जाती थी। स्वाति अभी तक नहीं आई, कल ग्रुप में तो लिखा था कि जरूर आएगी आज, अनन्या बोली। अरे लो, आ गई वो, साथ में शायद पतिदेव हैं। दूर से आती स्वाति को देखकर मनीष बोला। स्वाति ने आकर सबको हाय किया, इससे पहले कि वो सबसे अपने पति की जान पहचान करवाती। स्वाति की ओर इशारा कर वो खुद ही बोल उठा। बिना मैडम के हमारा मन ही नहीं लगता, इसीलिए इनका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे मैं भी आ गया। स्वाति के पति को इस तरह मजाक करते और स्वाति के साथ दोस्तों के बीच आया देखकर अनन्या को जलन हो रही थी। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स ही लग रहे थे। इसी तरह हंसते खेलते खाते पीते पूरा दिन बीत गया। अंधेरा हुआ तो फिर से मिलने का वायदा कर सबने एक दूसरे से विदा ले ली। अनन्या को घर लौटते लौटते रात हो गई। चाय बनाकर 2 बिस्किट खाकर वो व्हाट्सएप खोलकर बैठ गई। ग्रुप में सभी अपनी अपनी खींची तस्वीरें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। नमन ने ग्रुप में तस्वीरें डालने के साथ ही अनन्या के नंबर पर उसे उसका ही एक फोटो भेजा और नीचे उसने हिंदी फिल्म के एक गाने की लाइन लिखी, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हिंदी फिल्मों और गानों के शौकीन नमन की बात बात पर फिल्मी डायलॉग और गीतों की लाइनें कह देने की आदत से तो वो परिचित थी। नमन हमेशा उसकी तारीफ भी करता था, मगर आज उसके शरारती अंदाज में अनन्या को इस तरह खूबसूरत कहना उस पर असर छोड़ गया। उसने अपने पति समीर के मुंह से कभी खुलकर अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। रिप्लाई में उसने जब नमन को थैंक्स लिखा तो उसका जवाब आया, दोस्ती का उसूल है मैडम कि नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया फिल्म में अपने सलमान भाई का कहना तो कुछ ऐसा ही है। ये लाइनें लिखने के बाद नमन ने चुंबन का इमोजी भी उसे सेंड कर दिया। दोस्ती तो ठीक है, पर ये किस किसे भेजा है? तुम्हें ही यार, जब दोस्त तुमसे प्यारी हो तो प्यार आ ही जाता है उस पर। बात को वहीं खत्म करने के उद्देश्य से अनन्या ने लिखा, चलो और पिक्स भेजो, तुम तो ग्रुप के सबसे अच्छे फोटोग्राफर हो, आज तुमने भी खूब फोटो खींचे थे। नमन ने ढेर सारे फोटोज भेज दिए, पर वे सभी अनन्या के थे। अनन्या के दिल को ये सब अच्छा लग रहा था, पर दिमाग बार बार याद दिला रहा था कि एक शादीशुदा स्त्री को खुलकर पुरुष मित्र से पेश नहीं आना चाहिए। मुस्कुराती स्माइली के साथ अनन्या ने लिखा, अरे वाह, मेरी इतनी सारी पिक्स। जनाब, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अब ऐसा करो कि शादी कर लो तुम, फिर तुम्हारी वो दिन रात गाना गाएगी। तू खींच मेरी फोटो पिया और फिर लेना उसकी खूब सारी पिक्स। नमन का जवाब आया, है कोई तुम्हारे जैसी तो बता दो, कर लेता हूँ शादी। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अनन्या को नमन के शब्द ऐसे लगे जैसे मन के तपते रेगिस्तान में न जाने कहां से पानी की धारा फूट पड़ी हो। समीर के रूखे व्यवहार और चुप्पी सादे रखने से दुखी अनन्या को नमन की बातें अपनी ओर खींच रही थीं। वो अपने मन को वश में किए थी, पर वो तो जैसे उसके हाथों से छूटा जा रहा था। रात देर तक अनन्या नमन के साथ चैटिंग करती रही। वो कोई भी बात शुरू करती तो नमन घुमा फिराकर उसकी सुंदरता पर ले आता। एक दूसरे को गुड नाइट भेजने के बाद जब अनन्या सोने के लिए बेड पर लेटी तो नमन के रंग में रंगकर भागे रे मन कहीं गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुरा दी। अगले 2-3 दिन भी नमन और अनन्या ने खूब चैटिंग की। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए नमन ने उसे बताया कि एक बार उसके बचपन का एक दोस्त कॉलेज में उसे मिलने आया था। तब नमन ने अनन्या को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया था। अनन्या ने ये पढ़कर आंखों से आंसू बहाते हुए हंसने वाले 3 इमोजी भेजे। क्या यार, हंस क्यों रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि सच में ही तुम बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड, लाइफ बन जाएगी अपन की। अरे अरे, क्या कह रहे हो? एक मैरिड को प्रपोज कर रहे हो?
मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अपने पति से रिश्ता तोड़कर मुझे गाना सुनाओ कि मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। गर्लफ्रेंड बनने को ही तो कह रहा हूँ। कॉलेज समय में ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं की तुमने? बस बस, कल 1 महीने की ट्रेनिंग पर अहमदाबाद जा रहा हूँ। लौट कर आते ही तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। वाह, क्या बात है। तेरे नाम फिल्म के सलमान खान, फुल एंड फाइनल है लंच तो और बाकी बातें वहीं करेंगे। अनन्या ने लिखा और फिर दोनों ने कुछ दिनों के लिए एक दूसरे को बाय कर दिया। नमन के जाने के बाद अनन्या अकेलापन सा महसूस कर रही थी। फेसबुक पर दोस्तों के स्टेटस और तस्वीरों को देखते और उन पर कमेंट्स करते 2 दिन किसी तरह से बीत ही गए और समीर के लौटने का दिन आ गया। समीर ने आते ही जो खबर सुनाई उसे सुनकर अनन्या खुश होने के साथ ही मायूस भी हो गई। मीटिंग के दौरान ही समीर के काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दे दी गई थी। समीर ने बताया कि उन्हें 15 दिनों के अंदर ही दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। नमन की दोस्ती के रोमांच से रोमांचित अनन्या निराश थी, पर कोई चारा नहीं था उसके पास। अगले ही दिन से वो जाने की तैयारी में जुट गई। हैदराबाद पहुंचकर समीर नई जिम्मेदारियां संभालते हुए बेहद बिजी हो गया। अनन्या सुबह से शाम तक नए मकान की सेटिंग करते हुए थक जाती। काम वाली रोजमर्रा का काम तो निपटा देती थी, पर बाकी कामों के लिए अनन्या उसकी मदद नहीं ले पा रही थी। अनन्या तेलुगु नहीं जानती थी और वो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाती थी, इसलिए अनन्या के लिए बताना संभव नहीं हो पा रहा था कि वो किस काम में बाई की मदद चाहती है। कुछ दिनों बाद अनन्या को कमजोरी महसूस होने के साथ साथ नींद भी बहुत आने लगी। दोपहर में जब वो कोई पत्रिका लेकर पढ़ने बैठती तो नींद के झोंके कुछ पढ़ने ही नहीं देते। सुबह भी उसे उठने में देरी हो रही थी। उसका मॉर्निंग वॉक भी छूट गया था। खुद को काम में लगाए हुए वो नींद और सुस्ती से दूर रहने की भरसक कोशिश करती, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। अपने में हो रहे इस परिवर्तन को लेकर वो बहुत परेशान थी। बस कभी कभी जब नमन से चैटिंग होती तभी वो कुछ पलों के लिए खुश होती थी। उन लोगों को हैदराबाद आए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन दोनों को पड़ोस में एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना था। अनन्या ने पहनने के लिए ड्रेस निकाली, पर ये क्या, वो ड्रेस तो अनन्या को बहुत टाइट आ रही थी। उसने सोचा ड्रेस धोने से सिकुड़ गई होगी, इसलिए 3-4 और ड्रेस निकालकर पहनने की कोशिश की, पर कोई भी ड्रेस ठीक से नहीं पहनी जा रही थी। इन दिनों घर के कामों में बिजी होने के कारण वो ढीली कुर्ती या गाउन ही पहनकर रखती थी, इसलिए उसे पता ही नहीं लग पाया कि उसका वजन बढ़ रहा है। अब अनन्या ने सुबह सुबह फिर से टहलना शुरू कर दिया और साथ ही व्यायाम करना भी, मगर वजन काबू में नहीं आ रहा था। थकान हो रही थी सो अलग, चेहरा भी निस्तेज पड़ गया था। जब उसे पैरों में सूजन दिखाई देने लगी तो समीर के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट आने पर पता लगा कि अनन्या को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है। गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि जब ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाती तो ये बीमारी हो जाती है, जिस कारण शरीर को जरूरी हार्मोन्स नहीं मिल पाते। डॉक्टर ने रोज के खाने के लिए दवा लिख दी और कुछ समय बाद फिर टेस्ट करवाने को कहा, ताकि दवा की सही मात्रा निर्धारित की जा सके। साथ ही उसे ये भी बता दिया कि जब एक बार ये ग्रंथि काम करना बंद कर देती है तो दोबारा सक्रिय होना लगभग असंभव है, लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों बाद समीर को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना था। अनन्या ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। अपने दोस्तों, खासकर नमन से मिलने का ये अच्छा मौका था। नमन उससे अक्सर शिकायत करता था कि वो उसके ट्रेनिंग से लौटने से पहले ही हैदराबाद आ गई। उनका मिलना नहीं हो पाया। दिल्ली पहुंचकर वे एक होटल में ठहरे। वहां पहुंचने के अगले दिन ही अनन्या ने अपने दोस्तों को लंच पर बुलाने का प्रोग्राम रखा। जिस होटल में वो ठहरी हुई थी उसका पता सबको बताकर उसने वहां के डाइनिंग हॉल में ही टेबल्स बुक करवा दी। अपनी मनपसंद ड्रेस पहनकर अनन्या बेसब्री से दोस्तों का इंतजार करने लगी।
खासकर नमन का। सबसे पहले मनीष आया। अनन्या उसे देखते ही खिल उठी, पर मनीष ने उसे देखकर मुंह बनाकर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या, तू तू इतनी मोटी, क्या कर लिया? इससे पहले कि अनन्या कोई जवाब देती, नमन भी आ पहुंचा। फिर एक एक करके सब आ गए। मैं अनन्या से मिल रहा हूं या किसी बहन जी से? कैसी थुलथुल हो गई है इतने दिनों में? आलसियों की तरह पड़ी रहकर खूब खाती है क्या सारा दिन? नमन हंसते हुए बोला। अनन्या रुआंसी हो गई। अरे नहीं, ना मैं आलसी हूँ और ना ही कोई डाइट वाइट बड़ी है मेरी। थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। बताया तो था नमन तुम्हें कुछ दिन पहले। ये मेरी भाभी को भी है, पर तू तो कुछ ज्यादा ही। अपने गालों को फुलाकर दोनों हाथों से मोटापे का इशारा करती हुई स्वाति ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सबकी बातों से उदास अनन्या ने वेटर को खाना लगाने को कहा। खाना खाते हुए भी दोस्त मोटी और कितना खाएगी जैसी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। नमन भी उनका साथ देते हुए बस बस बहुत खा लिया कहकर बार बार उसकी प्लेट उसके सामने से हटा रहा था। खाना खाने के बाद अनन्या बाहर तक उन्हें छोड़ने आई। ओके बाय चुनचुन, नहीं टुन टुन। नमन के कहते ही सब जाते हुए खूब हंसे, पर अनन्या का मन छलनी हुआ जा रहा था। उदास मन से वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। घर पहुंचकर नमन ने उसे कोई मैसेज नहीं किया और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया। अगले दिन दोपहर में जब अनन्या ने उसे फ़ोन किया तो बहुत बिजी हूँ आजकल, टाइम मिलेगा तो खुद कर लूँगा कॉल, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अनन्या रोज़ इंतज़ार करती, लेकिन ना ही कोई फ़ोन ना ही कोई मैसेज आया नमन का। और फिर वापस जाने का दिन भी करीब आ गया। अनन्या ने लौटने से एक दिन पहले नमन को शिकायत भरा मैसेज भेजा। कुछ देर बाद नमन का जवाब भी आ गया। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा मैसेज देखकर तो जवानी दीवानी फिल्म का गाना याद आ रहा है। खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। और इसे मजाक का रूप देने के लिए जीभ निकालकर एक आंख बंद किए चेहरे वाली इमोजी जोड़ दी साथ में। जवाब देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आया कि कहाँ तो नमन मेरी दिल्ली पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब बात करना तो दूर किस तरह मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं तो वही हूं ना जो पहले थी। क्या बाहर की खूबसूरती नमन के लिए इतनी अहमियत रखती है कि उसके लिए अनन्या मतलब गोरे रंग की 5 फुट 1 इंच की स्लिम सी लड़की थी बस। वो लुक नहीं रहा तो अनन्या अनन्या नहीं रही। रात को सोने के लिए जब वो बेड पर लेटी तो समीर के करीब जाकर उसके सीने में अपना मुंह छिपाए चुपचाप लेट गई। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कल वापस जा रहे हैं इसलिए उदास हो शायद। समीर उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला। अनन्या कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद समीर की ओर देखते हुए बोली, एक बात पूछूं समीर, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ? फेस भी सूजा सा, बहुत पतला पतला सा लग रहा है। तुमने तो एक स्लिम ट्रिम गोरी लड़की से शादी की थी, पर अब वो क्या से क्या हो गई है। पहले तो समीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर मुस्कुराकर अनन्या की ओर देखते हुए बोला, उफ अनन्या, कैसा सवाल है ये? ये सच है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और उसमें वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पर ये बताओ कि क्या हम हमेशा वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे शादी के वक्त थे? मेरे बाल अक्सर झड़ते रहते हैं। अगर मैं गंजा हो जाऊंगा या फिर बुढ़ापे में जब मेरे दांत टूट जाएंगे तो मैं तुम्हें खराब लगने लगूंगा। तुम मुझे प्यार तो करते हो ना? अनन्या के चेहरे पर निराशा अभी भी झलक रही थी। समीर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनन्या सुनो, तुम इतनी समझदार हो कि मैं कब तुमसे पूरी तरह से जुड़ गया मैं समझ ही नहीं पाया। तुम मेरी केयर तो करती ही हो, मुझसे हर बात शेयर करती हो, बिना वजह कभी झगड़ा नहीं करती। मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ, फिर भी मुझे झेलती हो तुम सच में अपने नाम की तरह ही सबसे बिल्कुल अलग, बहुत खास हो। पर इससे पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। समीर की प्रेममयी बातें सुन
भावुक होकर अनन्या बोली, मैं हूं ही ऐसा, बोलना कम और सुनना बहुत कुछ चाहता हूं। अनन्या, यकीन करो, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। अनन्या मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। एक बात और कहूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखना हम सबके लिए ज़रूरी है, पर तन की सुंदरता कभी मन की सुंदरता पर हावी नहीं होनी चाहिए। तुम जब भी मेरे इस मन में झांक कर अपनी सूरत देखोगी, तुम्हें अपनी वही सूरत दिखाई देगी जो कल थी, आज भी वही और आने वाले कल में भी। ओह समीर, और कुछ नहीं चाहिए अब। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, परवाह नहीं। बस तुम्हारे दिल के आईने में मेरा अक्स यूं ही चमकता रहे। सोचती हुई अनन्या नम आंखों को मूंदकर समीर से लिपट गई। नमन अब उसके दिलो दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका था। समीर के प्रेम की लौ में पिघलकर आज वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।